हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, आज से हम शुरू करने वाले हैं बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? देखो यहां से हम आज की क्लास में कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1.1। क्या है यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। इजी, हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलर मास कैलकुलेट करना है। सो वाटर का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? H2O। हाइड्रोजन का मास होता है 1। कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन है। हर एक एलिमेंट के बाद हम प्लस का साइन यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये हो गया 16। अब 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18 AMU। ठीक है, कितना हो गया? 18 AMU। राइट, उसके बाद सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अभी हमने देखा कितना होता है? 16 होता है। सो 16 × 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। राइट, तो ये कितना हो जाएगा? 12 + 32 यानी कि 44 AMU। क्लियर है? 44 AMU। नेक्स्ट है CH4। CH4 इज मीथेन। क्या होता है CH4? CH4 होता है मीथेन। कार्बन का मास है 12 प्लस हाइड्रोजन का मास है 1, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाइड बाय 4, तो कितना हो जाएगा? 12 + 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 AMU। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब बारी है 1.2 की। 1.2 क्वेश्चन रीड करिए फटाफट से। 1.2 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट Na2SO4 में हर एक एलिमेंट के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? आइडिया है आप सबको? चैप्टर में हमने सीखा है। राइट, सो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट। कौन से एलिमेंट की बात की जा रही है? जिस भी एलिमेंट का हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, उस एलिमेंट का हमें मास ऊपर की साइड रखना है, यानी कि हमें उसका मास न्यूमरेटर में रखना है, प्लस टोटल जो मास है उस कंपाउंड का वो डिनोमिनेटर में रहेगा। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। ओके, सो फॉर्मूला क्या है? मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। सो मास ऑफ दैट एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज, वो मास हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। टोटल मास of the compound into 100। ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। तो Na2SO4 में सबसे पहले क्या दिख रहा है हमको? क्या दिख रहा है सबसे पहले? सोडियम। तो सोडियम का मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। मास परसेंट ऑफ सोडियम। सो मास ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि हम यहाँ पे सोडियम के मास की बात करेंगे। एक सोडियम का मास होता है 23, तो 2 सोडियम का मास कितना हो जाएगा? 23 × 2 दैट इज 46। सो यहाँ पे आ गया 46।
अच्छा ये तो हमने कर लिया। अब क्या हमें टोटल मास पता है कंपाउंड का कितना होगा? कितना होगा टोटल मास, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। Na2SO4 यानी कि 23 इंटू 2 प्लस यहाँ पे सल्फर का मास कितना हो जाएगा 32 प्लस 16 इंटू 4। सो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा 46, 32 एंड 64। 46, 32 एंड 64 क्लियर है। सो 6, 4, 10 एंड 2, 12, 10, 11, 12, 13 यानी कि 14। कितना मास आ गया 142। कितना मास आ गया 142। ओह यहाँ पे सिर्फ 46 है एंड यहाँ पे 142। मास परसेंट ऑफ सोडियम इज 46 डिवाइडेड बाय 142 इनटू 100। तो इस तरीके से हम मास परसेंट निकालेंगे। इसको फटाफट से आप खुद से कैलकुलेशन करने वाले हैं यहाँ पे, राइट? आपको खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगा ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। प्लस यहाँ पे मैं जो आंसर लिखूंगी आप वेरीफाई करेंगे कि जो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है वो आपकी कैलकुलेशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके क्लियर है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 32.39%। तो मास परसेंट ऑफ सोडियम इज कितना है 32.39%, राइट? नाउ मास परसेंट ऑफ सल्फर, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। अब सल्फर तो एक ही है, यहाँ पे सल्फर का मास कितना होता है 32। सो 32 अपॉन 142 इंटू 100। 32 अपॉन 142 इंटू 100 कितना आ जाएगा यहाँ पे? करिए इसको सॉल्व करिए। 22.54%। कितना आ जाएगा 22.54%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का भी हम यहीं पे कर लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 4 एटम है ऑक्सीजन की। कितने एटम प्रेजेंट है? 4 एटम प्रेजेंट है। तो 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा 64 अपॉन 142 इंटू 100। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा 45.07%। कितना आ जाएगा 45.07%। क्लियर स्टूडेंट? किस तरीके से एक कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आपको समझ में आया? यस फटाफट से बताइए, इतना समझ में आया? फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। (1.3) Okay, so the next question is 1.3. (1.3) question is determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% of iron and 30.1% dioxygen by mass. तो empirical formula हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, राइट? उसके लिए हम क्या करते हैं टेबल बनाते हैं ताकि हमारे लिए वो थोड़ा इजी हो जाए। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये, राइट? तो सबसे पहले तो देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हमें गिवन है। एलिमेंट्स में हमें कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है? आयरन एंड ऑक्सीजन। आयरन एंड ऑक्सीजन। अब वो कितने परसेंट गिवन है वो हमें पता होना चाहिए, बट उससे पहले क्योंकि हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए हमें गिवन जो एलिमेंट है उसका सिंबल पता होना चाहिए। तो इसका सिंबल लिख लें हम। क्या होता है आयरन का सिंबल Fe एंड ऑक्सीजन का सिंबल इज O, राइट? अब कितने परसेंट दिया हुआ है? परसेंट बाय मास।
So iron is present 69.9%, and oxygen is present in 30.1%. राइट यहाँ पे हमें इसका परसेंटेज पता चल गया. अब इनका एटॉमिक मास हम देखते हैं. सारी चीजें नोट डाउन करते जाइएगा. एम्फेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए. स्टेप्स जो है वो बहुत सिंपल है, बट क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए सारी चीजें साथ ही साथ लिखते चलिए. ओके, सो एटॉमिक मास कितना होता है आयरन का एटॉमिक मास? यस बताइए. यहाँ पे 55.85. यहाँ पे मैंने एक्यूरेट लिखा है. आपको अगर पेपर के टाइम पे लर्न नहीं होता है या फिर भूल जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप डायरेक्टली 56 लिखकर आ सकते हैं. ओके, क्लियर है. एंड ऑक्सीजन का तो आप सबको पता है कितना होता है. एटॉमिक मास 16 होता है. राइट. अब सिंबल पता चल गया हमको. मास परसेंटेज, ये कितना परसेंटेज हमको गिवन है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको पता था. एटॉमिक मास भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. अब गिवन मास हमको पता है. ठीक है, हमें क्या है यहाँ पे गिवन मास पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है. क्या हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं? सो आंसर है यस, हम यहाँ पे मोल कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो मोल्स ऑफ एलिमेंट, तो गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास होता है मोल्स कैलकुलेट करने का. सो द गिवन मास इज 69.9 एंड द मॉलिक्यूलर मास इज 55.85. और यहाँ पे गिवन मास इज 30 एंड मॉलिक्यूलर मास इज 16. तो यहाँ पे आप इसको एक बार कैलकुलेट करिएगा. इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कुछ 1.25 आ जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 16 करने पे हमारा आंसर 1.88 के समथिंग आएगा. अब यहाँ पे क्या है, जो छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, उससे हम सारे टर्म्स को डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे दो ही टर्म है. ठीक है, तो 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25. इसको क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो. ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा. So simplest molar ratio. तो क्या है 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 इज 1 एंड 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25 कितना आ जाएगा? ये समथिंग 1.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा. अभी भी क्या है, यहाँ पे एक हमें प्रॉपर होल नंबर नहीं मिल पा रहा है, होल नंबर का रेशियो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमने फॉर्मूला में देखा है कि अगर कोई भी कंपाउंड कंबाइन होता है तो वो एक होल नंबर में कंबाइन होता है, पॉइंट्स में कंबाइन नहीं होता. हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए एक ऐसे सबसे लोएस्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. ठीक है, अब क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाले में भी हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे. सो इट्स 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 2 एंड 1.5 इंटू 2 यानी कि 3. तो आयरन है हमारे पास 2 एंड ऑक्सीजन इज 3. यहां से एम्फेरिकल फॉर्मूला क्या बन रहा है? यहां से एम्फेरिकल फॉर्मूला क्या बन रहा है? Fe2O3. क्या बना यहां से एम्फेरिकल फॉर्मूला? Fe2O3. सो दिस इज द फाइनल आंसर जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था. आया समझ में? सारी चीजें बहुत इजी है, यहाँ पे सिर्फ स्टेप्स हमको ध्यान में रखने हैं. सबसे पहले गिवन एलिमेंट देख लो कि हमें कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन हैं. उस एलिमेंट्स का, अब जरूरी नहीं है कि दो ही एलिमेंट हमको गिवन हो. ठीक है, अगर इससे पहले वाला Na2SO4 होता तो वहां पे कितने एलिमेंट्स थे? टोटल 3 एलिमेंट्स थे. तो ऐसे ही 3-4 एलिमेंट्स हो सकते हैं. एलिमेंट्स मेंशन करो, उसका सिंबल मेंशन करो और मास परसेंटेज, ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन से मिल जाएंगी. राइट. उसके बाद क्या करना है? एटॉमिक नंबर. कुछ कुछ एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए. अब देख लेना, आप जो बार बार यूज हो रहे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनका तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा. राइट.
एटॉमिक मास हमने देखा, फिर मोल्स हमको कैलकुलेट करना आता ही है ना, फिर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, उससे हमने सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, एंड होल नंबर में जो वैल्यू आई है वही हम क्या मान के चलेंगे कि वो उसका एम्फेरिकल फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 Fe है तो हमने यहाँ पे कितने Fe लिए हैं, 2 Fe लिए हैं, वहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हमने 3 ऑक्सीजन लिया, एंड दिस इज द एम्फेरिकल फॉर्मूला। ओके, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, ये एम्फेरिकल फॉर्मूला है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला इज एम्फेरिकल फॉर्मूला। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1.3 कंप्लीटली मतलब कंप्लीट होता है। ओके, एंड बहुत अच्छे से हमने इसको समझा है। आई होप कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अब। सो लेट्स डू 1.4। ओके, अब क्या करेंगे हम, 1.4 क्वेश्चन करेंगे। सो सो 1.4 में क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट प्रोड्यूस होगा, कब, जब 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, जब 1 मोल कार्बन को हम एयर में बर्न कर देंगे। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर ये 1 मोल है, इफ वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, देन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इज ऑल्सो 1 मोल। ये भी कितना हो जाएगा, 1 मोल। तो 1 मोल of carbon when react with 1 mole of oxygen, it will produce 1 mole of carbon dioxide. Clear? So when 1 mole of carbon react with 1 mole of oxygen, it will produce 1 mole of carbon dioxide, that is 44 ग्राम। कितना हो जाएगा, कितने ग्राम हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। क्लियर? सो ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड की बात करते हैं हम, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ओके, 1 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। कार्बन प्लस O2 गिव CO2। यहाँ पे ये 1 मोल है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 16 ग्राम दिया हुआ है। एक 1 मोल है और एक कितना है, 16 ग्राम है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम 1 मोल के हिसाब से लेके चले, ठीक है, सो 1 मोल ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड 1 मोल O2, इसका क्या मतलब है, 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड 32 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड है 32 ग्राम O2 के लिए, क्योंकि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो 12 ग्राम अगर हमने इसको क्या निकाला, मोलर मास की टर्म्स में अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो 12 ग्राम कार्बन चाहिए हमको और 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास तो 32 ग्राम ऑक्सीजन है ही नहीं। कितना ऑक्सीजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। अब देखो, अगर हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है, इसका क्या मतलब है, जस्ट हाफ हो गया। 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 6 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड है। ठीक है, 6 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? यानी कि 1 मोल से सीधा कितना हो गया, हाफ मोल हो गया। 0.5 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लिख ले अब इसको हम।
यस तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 6 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. यस दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0.5 मोल कार्बन गिव 0.5 मोल CO2, or we can say 6 gram carbon required 22 gram of carbon dioxide, or 16 gram of oxygen required. 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, चाहे आप ऑक्सीजन के बेसिस पे देख लो, चाहे आप कार्बन के बेसिस पे देख लो, दोनों में ही कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है. जस्ट हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस. राइट, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस इज 22 ग्राम. क्लियर, इतना समझ आया. नाउ नेक्स्ट 2 मोल्स ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. अब हमारे पास 2 मोल्स क्या है, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ कार्बन है आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. अब देखो, अगर 16 ग्राम हम डाइऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन आप कितना भी ले लो, क्या वो उसको बर्न कर पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक टर्म पढ़ा था. वो टर्म क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो पूरा रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है, जिसपे पूरा रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है. अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में रहेगा तो प्रोडक्ट भी उसी के हिसाब से बनेगा. राइट, तो यहाँ पे भले ही आप कार्बन कितना भी ले लीजिए, यहाँ पे आप कार्बन कितना भी ले लीजिए, सबसे पहले यू हैव टू डिटरमाइन विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ऑक्सीजन है, वो लिमिट में है. जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा कार्बन बर्न करना बंद हो जाएगा. जब कार्बन बर्न ही नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होगा, हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराना है. आप ये सोचो कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन है, 1 मोल में 44 ग्राम, 2 मोल लेंगे तो 88 ग्राम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट. हमने देखा कि ऑक्सीजन यहाँ पे लिमिट में है, सो जो पूरा रिएक्शन है वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो डिटरमाइन करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन. और 16 ग्राम ऑक्सीजन अगेन गिव 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर है. सो थर्ड का आंसर हम क्या लिखेंगे, टू मोल ऑफ कार्बन when react with 16 gram of oxygen, then it will produce 22 gram of carbon dioxide, because here oxygen is limiting reagent which determine the reaction, which determine the reaction. आया समझ. So carbon plus oxygen will give carbon dioxide. 32 gram of carbon will produce 44 gram of carbon dioxide. Then 16 gram will produce 22 gram. So this is the solution of this part. आया, इतना समझ में आया किस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे. यस स्टूडेंट्स, करिए इसको नोट डाउन, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
ओके डन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.5. करिए फटाफट से रीड. क्वेश्चन 1.5 क्या है? यस. सो देखो यहां पे हमसे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट का हमें यहां पे मास कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला भी हमको दिया हुआ है. रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.37 मोलर एक्वस सोल्यूशन एंड द मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज दिस ग्राम पर मोल. हमें मोलर मास नहीं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मास कैलकुलेट करना है सोडियम एसीटेट का. कब? जब हमारे पास रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ दिस मोलर एक्वस सोल्यूशन. 0.37 मोलर एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में इतना, ठीक है, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में इतना जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व है. ठीक है, 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन मींस क्या होगा? 1000 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन दिस मोल ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, इतना सोडियम एसीटेट 1000 ml वाटर में प्रेजेंट है. क्लियर? सो सबसे पहले तो इसका मीनिंग हम क्लियर करते हैं. 0.375 मोलर aqueous solution means 1000 ml of solution means 1000 ml of solution contain sodium acetate 0.375 मोल. ठीक है, क्लियर है? कंटेन सोडियम एसीटेट कितना? 0.375 मोल. अब अगर 1000 में, ध्यान से सुनिएगा, अगर 1000 ml में इतने मोल्स है, हमसे क्वेश्चन कितने के लिए पूछा जा रहा है? 1000 के लिए तो नहीं पूछा जा रहा, हमसे 500 ml के लिए पूछा जा रहा है. अगर 1000 में इतने मोल्स हैं तो 500 में क्या हो जाएगा? जस्ट इसका हाफ हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 500 ml के लिए जस्ट इसका हाफ हो जाएगा. सो 500 ml ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा? 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन कितने सोडियम एसीटेट होंगे? कंटेन सोडियम एसीटेट जस्ट हाफ, 0.375 डिवाइडेड बाय 2 मोल. 500 में इतने मोल्स होंगे. अब क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ एसीटेट रिक्वायर्ड. ठीक है, 500 के लिए कितना मास सोडियम एसीटेट का यहां पे रिक्वायर्ड है? राइट. सो मास ऑफ सोडियम एसीटेट, मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड 0.375 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 500. 0.375 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 500. तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 15.380 ग्राम. 500 ml के लिए कितना मास रिक्वायर्ड है सोडियम एसीटेट का? 15.308 ग्राम. कितना है? 15.380 ग्राम. आया क्वेश्चन समझ में? यस, डन है ये क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इससे पहले फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन 1.5. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.6.
1.6 में है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%. क्या है? मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है 69%, मतलब इस लाइन का क्या मतलब हो जाएगा कि 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन कंटेन 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड. क्या कहा? 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन कंटेन 69% ऑफ नाइट्रिक एसिड. ये इसका मतलब है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले जो ये लाइन है इसका मीनिंग हम लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाए. So, mass percent of nitric acid in it being 69% means, in its being 69% means 100 gram of nitric acid solution, 100 gram of nitric acid solution contain 69 gram of nitric acid by mass. ठीक है, 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय मास. आ गया समझ इतना? नाउ मोलर मास क्या हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का? मोलर मास ऑफ HNO3. सो 1 + 14 + 48 यही होगा. 1 + 14 + 48 तो 9 एंड यहाँ पे 3 हो जाएगा. 4 5 6. कितना है मोलर मास? 63 ग्राम पर मोल. कितना हो जाएगा? 63 ग्राम पर मोल. नाउ कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पर मोल. कॉन्सेंट्रेशन हमको कैलकुलेट करना है नाइट्रिक एसिड इन अ मोल पर लीटर. मोल पर लीटर यानी कि सिंपल सा है, मोलारिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे. मोल पर लीटर क्या होता है? मोलारिटी होता है. सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करते हैं. क्या कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले हम? मोल्स इन 69 ग्राम ऑफ HNO3. मोल्स ऑफ 69 ग्राम ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा? गिवन मास is 63 एंड मॉलिक्यूलर मास कितना है? गिवन मास इज 69 एंड द मॉलिक्यूलर मास इज 63. तो अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट? सो 1.095 मोल्स. यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया? मोल्स निकाल लिया. अब क्योंकि हमें अगर मोलारिटी फाइंड आउट करना है सो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम. हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है. हमें क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दिया गया है. और पूरा जो सोल्यूशन की बात की जा रही है कि नाइट्रिक एसिड का पूरा जो सोल्यूशन है वो कितना है? 100 ग्राम है. मास जो हमको दिया गया है वो 100 ग्राम है. हमें मास पता है, हमें डेंसिटी पता है. क्या हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है. डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम. वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा. ठीक है, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास पर डेंसिटी. एंड मास हमें कितना दे रखा है? 100 ग्राम दे रखा है. एंड डेंसिटी हमें कितना दे रखा? 1.41. ठीक है, 100 अपॉन 1.41. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? बताइए. 100 अपॉन 1.41. सो द आंसर इज 70.92 ml. कितना हो जाएगा? 70.92
92 ml, ये इसका आंसर है। कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। बात करें कि हम डायरेक्टली ml में भी रख सकते हैं और वी कैन मल्टीप्लाइड बाय 1000 हियर, या फिर हम मोलारिटी को फाइंड आउट करते समय वहां पे भी 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर ml में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो यहाँ पे था 1.095 अपॉन 70.92 इंटू 1000, 1.095 ही था, 1.095, यस। तो अब क्या हो जाएगा, 1.095 डिवाइडेड बाय 70.92 इंटू 1000, तो कितना आंसर आ जाएगा इनको सॉल्व करने के बाद? इट्स 15.44 मोलारिटी। कितना आ जाएगा? 15.44 इसकी मोलारिटी कैलकुलेट हो जाएगी, और मोल पर लीटर वी कैन राइट। ठीक है, आप कैपिटल M लिख सकते हो, इट्स रिप्रेजेंट मोलारिटी, ठीक है, या फिर आप मोल पर लीटर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए लिखिए इसको फटाफट से, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे? 1.7। So 1.7 क्वेश्चन है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। एक 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में से हम कॉपर कितना ऑब्टेन कर सकते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन भी जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ओके, सो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 1 मोल ऑफ कॉपर, यस, यानी कि 1 एटम ऑफ कॉपर। सो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 1 मोल ऑफ कॉपर, राइट। कॉपर सल्फेट के अंदर सिर्फ एक ही मोल तो है कॉपर का, एक ही एटम तो है कॉपर का, राइट। नाउ मोलर मास ऑफ CuSO4, मोलर मास ऑफ CuSO4 किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, कॉपर का मास कितना होता है? तो कॉपर का मास होता है 63.5। कितना होता है? 63.5। सल्फर का मास अभी हमने देखा था 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 159.5 ग्राम पर मोल। So the molar mass of copper sulfate is 159.5 ग्राम पर मोल। क्लियर? यानी कि 159 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। ये जो हमने ऊपर लाइन लिखी थी, इसका क्या यही तो मतलब है। एक मोल कॉपर सल्फेट में हमारे पास कितना मास है कॉपर सल्फेट का? 159.5 ग्राम, ठीक है। एक मोल में जब एक एटम कॉपर का हमको पता है, सो हम लिख सकते हैं 159.5 ग्राम पर मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, राइट। दस 159.5 ग्राम पर मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 100 ग्राम में कितना होगा? अगर 159.5 ग्राम पर मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, तो हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ फिर 100 ग्राम में कितना होगा, राइट। सो 100 ग्राम ऑफ CuSO4 कंटेन 63.5 अपॉन 159.59 इंटू 100। क्लियर है? 63.5 अपॉन 159.5 है, खाली 159.5
इंटू 100। ठीक है, ये है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ आंसर 39.81 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 39.81 ग्राम। क्लियर? 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट contain 39.81 gram of copper. Yes, clear now? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसको नोट डाउन। दिस इज 1.7, अब बारी है 1.8 क्वेश्चन की। वन पॉइंट एट, सो रीड करिए 1.8 क्वेश्चन क्या है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इज 69.9 एंड 30.1 रिस्पेक्टिवली। ओके, सी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था अभी, राइट? थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था हमारा। यस, हमसे क्या पूछे? डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उस वक्त हमने एम्फेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। अब हमें एम्फेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से और जो मासेस हमें यहाँ पे दिए गए हैं उनकी हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ओके, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? एम्पेरिकल फॉर्मूला Fe2O3। इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना होता है? 2 इंटू 55 पॉइंट, यहाँ पे 58, 2 इंटू 55.85 था, सॉरी 85 प्लस 16 इंटू 3। तो इसका जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 159.7 ग्राम पर मोल। ये एम्फेरिकल फॉर्मूला का मास है। ठीक है, ये किसका मास है? ये हमारे पास एम्फेरिकल फॉर्मूला का मास है। ओके, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर दिस एंड दिस। सो एम्फेरिकल फॉर्मूला का मास हमने यहाँ पे कितना कैलकुलेट कर लिया है? 159.7 ग्राम पर मोल। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या पता होना चाहिए? n की वैल्यू पता होनी चाहिए। n यानी कि n इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्फेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्फेरिकल फॉर्मूला मास। सो मॉलिक्यूलर मास कितना है इस कंपाउंड का? यस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड यहां पे हमें दिया गया है। नो, क्वेश्चन कौन सा था ये? 1.3। ठीक है, तो यहां पे जो Fe2O3 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? 159.8 and the empirical formula mass is 159.7। आंसर क्या आ जाएगा? 1। n की वैल्यू 1 है, यानी कि जो हमारे पास Fe2O3 है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। सो द आंसर इज Fe2O3, मतलब यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एंड यही इसका एम्फेरिकल फॉर्मूला है। क्लियर? यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यही इसका एम्फेरिकल फॉर्मूला है। आया समझ में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्फेरिकल फॉर्मूला इज सेम। ठीक है, इसको करेक्ट करो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था ये क्वेश्चन, राइट? एंड लिंक्ड विद 1.3। 1.9, नेक्स्ट इज 1.9, और ये जो क्वेश्चन है 1.9, ये वाला सेम क्वेश्चन आप क्लास 9th में पढ़कर आए हो। ठीक है,
सेम क्वेश्चन आप कब पढ़ कर आए हो? क्लास 9th में। अब आप बोलेंगे क्लास 10th का तो याद नहीं है, क्लास 9th का कैसे याद रहेगा हमको, है ना? बट डोंट वरी, अभी सब याद आ जाएगा कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लोरीन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्रोमीन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जिनके डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। ओके, सो कैलकुलेट द एटॉमिक मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास दो आइसोटोप्स है क्लोरीन के, एक 35Cl है, एक 37Cl है। बट जब भी हम मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं क्लोरीन का, तो वहां पे ना ही हम 35 लिखते हैं, ना ही हम 37 लिखते हैं। हम कौन सा मास लिखते हैं क्लोरीन का? हम लिखते हैं 35.5। तो ये कौन सा आइसोटोप है? ये तो हमें दिख ही नहीं रहा। तो जब भी हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम उनका एवरेज मास निकाल लेते हैं और फिर हम उस मास को यूज करते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है इतना? अब मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें देखना है। सो एवरेज एटॉमिक मास, average atomic mass is equal to natural abundance into molar mass। जितने भी आइसोटोप्स होंगे सबका हम यहाँ पे क्या कर देंगे? सम कर देंगे। नेचुरल अबंडेंस 1 इंटू मोलर मास ऑफ 1 प्लस नेचुरल अबंडेंस ऑफ 2 प्लस मोलर मास ऑफ, हमें ये कर देना। अब देखो परसेंटेज में दिया हुआ, चाहो तो परसेंटेज के साथ ही रख सकते हो, फिर डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा और डायरेक्टली 100 करके ही इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.7577 एंड दिस इज 0.2423, राइट? परसेंटेज हमने यहां से क्या कर दिया? हटा दिया। सो 0.7577 इंटू 34.9689 प्लस 0.2423 इंटू 36.9659 9659। बस इसको कैलकुलेट करना है। अब जैसे ही आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 35.5। कैलकुलेट करके जरूर बताइए कि आपका ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, राइट? चलिए, तो अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि आज टोटल कितने क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे आज की क्लास में? हम टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे। ओके, सो अब हम हैं क्वेश्चन 1.10 पे। क्या है क्वेश्चन 1.10? वेरी इजी क्वेश्चन। द 3 moles ऑफ इथेन, कैलकुलेट द फॉलोइंग इन 3 moles ऑफ इथेन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आइटम। 3 moles इथेन में कितने कार्बन आइटम प्रेजेंट होंगे ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम 1 mole के लिए कैलकुलेट कर लें। 1 mole ऑफ C2H6 कंटेन कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। सो 3 moles ऑफ C2H6 कंटेन कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 यानी कि 6 कार्बन। इजी क्वेश्चन, राइट? नाउ सेकेंड पार्ट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हमको हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करना है। सो 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन। So 6 नहीं, 3 mole of C2H6 contain 3 into 6 यानी कि 18 हाइड्रोजन। क्लियर? थर्ड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन बताना है। सो 1 molecule of C2H6 contains 6.022 into 10 raised to the power 23, right? So 3 molecules और 3 mole of, यहाँ पे भी मोल है,
3 mole of C2H6 contain 3 into 6.022 into 10 raised to the power 23. So it's 18.066 into 10 raised to the power 23 molecules. क्लियर, समझ में आया कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? करिए इसको फटाफट से नोट डाउन. यस, क्लियर है, समझ में आया? तो इतने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे एंड यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस आज की क्लास के हिसाब से हमने कर लिए कंप्लीट. बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड होमवर्क क्या है आपका वो सुन के जाइए. 10 के 10 क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनका कैलकुलेशन आपको करना है. ठीक है, खुद से आप कॉपी में कैलकुलेशन करेंगे. अगर जहां पे भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे पूछ सकते हैं कि कैलकुलेशन के बाद भी आपका आंसर नहीं आ रहा होगा अगर तो. क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका छोटा सा होमवर्क है एंड आई होप कि आप इस होमवर्क को जरूर करेंगे, इसमें आपका ही बेनिफिट है. राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.